मुंशी की कहानी। किशोरीपुर गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ का नाम दरअसल धनीराम था। धनीराम बहुत ही ज़्यादा अमीर था। वह गांव के सभी लोगों का अनाज खरीद कर शहर में बेचा करता था और उसी से ही अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। वह सारे धन को शहर में बेचा करता था। देखो, कोई भी अपना ये सारा धन और सारा अनाज कोई भी बाहर नहीं बेचेगा। हाँ मालिक, बाहर कौन ले जाएगा, वैसे भी आप तो अन्नदाता हैं। धीरे धीरे करके धनीराम ने सभी लोगों की ज़मीन हथिया ली। दरअसल धनीराम का एक बहुत ही ज़्यादा वफादार नौकर था। वह थोड़ा बेअक्ल था और उसको कम दिमाग था, परंतु वफादार होने के कारण सेठ हमेशा उसके साथ रखा करता था और उसी कारण वह हमेशा बच जाया करता था। देख भालू, तेरे सर में चोट लग गई थी बचपन में, इसीलिए तेरे पापा गुजर गए थे। अरे मालिक, उससे अब मैं क्या करूं, मेरे बाबा गुजर गए, आप ही ने मुझको पाला डाला है। हाँ, इसीलिए मैं तेरी हर गलतियों को ऐसे ही माफ़ कर देता हूँ। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा तो सुधर जा। ठीक है मालिक, मैं सुधार करूँगा। तभी एक दिन धनीराम ऐसे ही शहर जा रहा था। शहर से वह सामान खरीद कर अपने गांव लौट रहा था। तभी लौटते लौटते पास में ही एक जंगल पड़ा करता था। लौटते लौटते उसे शाम हो जाती है और शाम होने के कारण वह लोग जंगल में भटक जाते हैं। अरे बंधु, ये रास्ता किधर के लिए जाती है? हाँ, तेरे को कुछ पता है? अरे मालिक, आप क्या पागल हो गए हो क्या? रास्ता कहीं नहीं जाती है, हम लोग रास्ते पे चलकर इधर उधर जाते हैं। अरे दिमाग खराब मत कर, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जा और देख ये रास्ता किधर जाती है। तभी भोंदू अपने मालिक धनीराम का कहना मानकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु उसे घना जंगल होने के कारण कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब तो वह रोने लगता है। अबे, अब क्या हुआ है? भोंदू रो क्यों रहा है? क्या हुआ है, जल्दी बता। अरे मालिक, मैं चढ़ गया परंतु मुझे उतरना नहीं आता है, अब मैं कैसे उतरूंगा? अरे मूर्ख कहीं का, जल्दी नीचे उतर, वैसे भी शाम होने वाली है। डाकू वाकू आ गए तो लूट कर ले जाएंगे और सारा धन ले जाएंगे वो। अरे मालिक, आने दो डाकुओं को, कम से कम उतार तो देंगे, वैसे भी मैं अब उतर नहीं पाऊंगा, बहुत बहुत ऊंचा पेड़ है। तभी दरअसल अब तो धनीराम तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और वह रोने लगता है। तभी शाम हो जाती है और ऐसा ही सुनते ही तभी वहाँ पर बहुत सारे डाकू आ जाते हैं। डाकू जैसे ही धनीराम को देखते हैं तो वह धनीराम को चट से पट करके यूं नेक देर में धनीराम का सारा धन लूट लेते हैं और भोंदू को भी ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। हाय मेरी कमर, चलो कम से कम अच्छा तो हुआ, उन्होंने मुझे नीचे तो उतार दिया। चलो सेठ जी, बच गए। वैसे भी ज़्यादा चोट भी नहीं लगी है, वैसे तो मैं उतर भी नहीं पाता। सारे चोर वहाँ पर लूट कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी बेचारा सेठ तो अपना सर पकड़ते हुए रह जाता है। तभी वह लोग घर को आते हैं और तभी घर आते समय शाम हो जाती है, काफ़ी टाइम हो गया था। तभी सेठ जी अपने सोफे पर बैठे होते हैं। देख भोंदू, ज़्यादा दिन तेरी ये मक्कारी नहीं चलेगी, तू बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने लगा है। तभी शाम को दरअसल सेठ के बेटे को लघु शंका लगती है। अरे ओ भोंदू, जरा यहाँ पे आ भोंदू। तभी भोंदू आता है और भोंदू अपने मालिक की बात को सुनकर वहाँ पर आता है। अरे बोलिए मालिक, क्या हुआ है? अरे भोंदू, इसको बाथरूम करा ले जा। अरे कैसे मैं मानूं कि ये बाथरूम जाए, यदि इसने कुछ और किया तो? देखो, मैं बाजे का बहुत ज़्यादा पक्का हूँ, मैं कुछ ज़्यादा भी नहीं करने दूंगा। अरे भोंदू, तू बैठ यहाँ पर, मैं ही जा रहा हूँ। दरअसल अब तो दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते रहे। भोंदू बहुत सारी गलतियां करने लगा। धनीराम एक दिन बाहर चला जाता है। तभी धनीराम के घर पर एक साधु जी आते हैं। अरे बच्चा, कुछ खाने को दे दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अरे तुमको खाना चाहिए? खाना क्या तुम्हारी अम्मा यहाँ पे बनाती हैं यहाँ, जो तुमको खाना चाहिए? अरे कुछ नहीं, खाना ना मिलेगा, जाओ जाओ यार, अपना काम करो। अरे बेटा, आए हुए अतिथियों का सम्मान किया करते हैं, ऐसे बेइज्जती नहीं किया करते हैं, कुछ खाना हो तो दे दो। अरे नहीं, कोई भी खाना आना नहीं है, जाओ यार, काम करो अपना, वैसे भी इतने अटे कट्टे तो। दरअसल वहाँ पर साधु तो ऐसे ही चले जाते हैं। अब तो भोंदू का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगा। सेठ का वफादार नौकर होने के कारण वह लोगों को ऐसे ही नीचा दिखा दिया करता था और आए दिन ऐसी ही गलतियाँ करता रहता था। वह लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। तभी एक दिन धनीराम अपना हिसाब करने के लिए बैठते हैं। अरे ओ भोंदू। तभी वो भोंदू को बुलाते हैं। अरे भोंदू, जरा यहाँ पे आ यार, मेरा चश्मा साफ कर दे, चश्मा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तभी वहाँ पर भोंदू आता है। अरे मालिक जी, लाइए चश्मा, मैं आपका चश्मा ऐसा चमका दूंगा कि आज से आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा।
तभी भोंदू चश्मे को लेकर बाहर जाता है। अब तो भोंदू सोच ही रहा था कि कैसे मालिक को खुश किया जाए। तभी वहीं पर बगल में कुछ आंटी लोग अपने बर्तन मांज रही थीं। देख सुनीता, यदि तुझे बर्तन चमकाने हो तो तू चूल्हे की राख से बर्तन रगड़ देना। अरे वाह, अरे भैया। तभी भोंदू यह सब सुनकर वह चश्मे को सूखी हुई राख से रगड़ने लगता है। अब तो चश्मे में बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच आ जाते हैं। यह सब देखकर जैसे ही धनीराम अपने चश्मे को देखता है, अरे भोंदू तूने ये क्या किया है, नालायक कहीं का, निकल जा यहाँ से, मैं तुझे अभी काम से निकालता हूँ। हे भगवान, मैंने तुझे कितने दिन तक सहा है। तभी गुस्से में आकर सेठ भोंदू को निकाल देता है। अब भोंदू निकलने के बाद में वह कई जगह पर नौकरी मांगता है, परंतु उसके थोड़ा कम बेअक्ल होने के कारण उसे कोई भी नौकरी पर नहीं रखता है और सभी लोग उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अरे यार, अपना खुद काम करना पड़ेगा, वैसे भी अपना काम करेंगे ना कोई मालिक होगा, ना ही खुद जो करेंगे वो करेंगे, क्यों ना जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं। तभी भोंदू ऐसा सोचकर लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ पर चढ़ तो जाता है, परंतु उसने कभी भी कोई भी काम नहीं किया करता था। तभी जिस कारण वह फिर भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट लेता है और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट कर वह उन्हें बेचकर अपना एक दिन का तो खाना वसूल कर लेता है और एक दिन तो ऐसे ही बिता लेता है। तभी प्रातःकाल होते ही दूसरे दिन वह फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता। अरे यार, आज कोई बड़ा पेड़ काटते हैं, ऐसा करेंगे कोई बड़ी टहनी पर बैठ जाएंगे और उसे काट देंगे, काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी और पैसा भी मिल जाएगा, ये सही है। तभी भोंदू ऐसा सोचते ही वह पेड़ पर चढ़ने लगता है। वह जिस डाली पर बैठता है उसी को काट रहा था। यह सब देखकर तभी वहाँ पर एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी यही सब देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनित होते हैं। अरे ओ बेटा, मेरी बात को मानो, आप जिस डाली पर बैठे हो तुम तो उसी को काट रहे हो, नीचे गिर जाएगा मूर्ख कहीं का, उस डाली को मत काट। जब तक ब्राह्मण जी की बात समाप्त ही होती तब तक भोंदू लकड़ी को काट चुका था और तुरंत वह लकड़ी नीचे गिर जाती है और बेचारा भोंदू भी सूखे पत्तों पर गिर जाता है। अब तो भोंदू यही सोच रहा था कि यह बाबा ज़रूर कोई ज्योतिषी है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले की ही बात बता दी थी। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।